रमजान का बाबरकत महीना जारी है और साथ ही मुल्क में महंगाई का तूफान भी जारी है। रमजान की आमद से पहले ही हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। हुकूमत ने महंगाई का बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। महंगाई का एक तूफान आ गया है, तो ये दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं, खास तौर पे इस्लामी ममालिक, रमजान के महीने में वो रिलीफ देते हैं अपनी पब्लिक को। यहाँ पे जुल्म हो रहा है। हमारे यहाँ ये सब कुछ उलट क्यों है? मुसलमान हुकूमतें, मुसलमान ताजिर अपने ही मुसलमान रोजेदार भाइयों को मामूल से महंगी अशिया फरोख्त करना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? हमारे पास आबादी बम है। हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। 4 करोड़ से हम चले थे, 24 करोड़ एक्चुअल हो गई है, हम वहां पहुंच गए। दुनिया का 6ठे से हम 5वें मुल्क पे आ गए। हम ताजिर जो गैर जरूरी तौर पर खाने पीने की अशिया रमजान में महंगी कर देता है और साथ ही सैकड़ों अफराद की अफ्तारी का भी बंदोबस्त करता है, क्या ये मुनाफकत नहीं है? आप क्या समझते हैं? बात यह है कि चोर को चोरी का हक जब दिया जाता है तो इससे बड़ा जुल्म नहीं है। पाकिस्तान में चोर को चोरी का हक दिया जाता है। पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो उन तमाम इश्यूज के जड़ का सबसे बड़ा रीजन एक ही है, और वो ये है कि इस मुल्क की आबादी अनकंट्रोल्ड तरीके से, अनचेक्ड तरीके से बढ़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की सिर्फ कमर ही नहीं तोड़ी है, बल्कि उन्हें बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे असल में पूरे गवर्नमेंट को देखते हैं ना, जो ऊपर चोर बैठे होते हैं ना, उनको देखते हैं। वो चोरी कर रहे हैं तो हम भी करें तो क्या गुनाह है? बात ये असल। यूरोप में ईसाई यहूदी हुकूमतें मुसलमान रोजेदारों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान करती है, जबकि मुसलमान मुल्क में मुसलमान रोजेदार आटा लेने वाली लाइन में मर जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? यहाँ पे मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम पे अमल करने वाले नहीं हैं। वहाँ पे मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम पे अमल करने वाले हैं। रमज़ान आता है तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो रोज़े रखेंगे और रमज़ान होगा, लेकिन हर मुल्क ऑनर करता है इस महीने को और अपनी चीज़ें जो हैं वो कोई मार्क्ड प्राइस डाउन करते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं कि मुसलमानों के लिए रमज़ान आया तो हम सारी जो कमोडिटीज़ हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उनको हम ज़रा सस्ते में दें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ टोटल उल्टा होता है। और हमारे यहाँ एक्चुअली पूरा साल ही एक चीज चल रही होती है, लेकिन जैसे ही रमजान आता है उसमें और स्पीड लग जाती है। और रमजान इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ इज अ थिंग, इज अ टर्म नाउ, इट्स अ टर्म ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि वैसे तो हमने देखा था पेट्रोल की कीमत इससे पहले नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ एक जेन्युइन सूरत हाल बनी बनाई, रेडीमेड सिचुएशन बनी हुई है, मिल गई है, हाथ आ गई है, अपॉर्चुनिटी हाथ आ गई है कि भाई चूंकि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए अब हम फल भी महंगा बेचेंगे, अब हम दालें, हर चीज जो कि हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि रमजान की खातिर आप लोग कोई सस्ता करने वाले हैं, लेकिन अब तो मजीद एक चीज ऊपर चली गई है। पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो उन तमाम इशूज के जड़ का सबसे बड़ा रीजन एक ही है, और वो ये है कि इस मुल्क की आबादी अनकंट्रोल्ड तरीके से, अनचेक्ड तरीके से बढ़ रही है और उसकी जो जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारी रिसोर्सेज साथ मैच नहीं होती हैं। और अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो फिर गवर्नेंस का जो मामला है वो फिर किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा, सबकी दस्तरस से बाहर निकल जाएगा। रमजान शरीफ में आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें तो कम होना चाहिए, हमारे यहाँ बढ़ क्यों जाती हैं? मुझे तो लगता है कि अब जैसी हमारे कंट्री की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो चाहे रमज़ान हो या ना हो, कीमतें तो बढ़ती ही चली जाएंगी। इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं है तो रमज़ान है या नहीं है, आई डोंट थिंक सो इसका इफेक्ट है। ये तो ओवरऑल कंट्री का इफेक्ट है। हुकूमतें अगर रमज़ान पैकेज नहीं दे सकती तो कम से कम ज़रूरी अशिया की कीमतों को रमज़ान में कम तो कर सकती है ना? कहीं महंगाई भी तो रमज़ान पैकेज का हिस्सा तो नहीं बन गई? एक्चुअली दे आर बिजी इन फाइटिंग। वो असल में लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है पॉलिटिकली कि वो सोचें कि लोग पब्लिक ने क्या करना है। दे हैव नो टाइम, दे आर देयर ओन इशूज़, उनके अपने इशूज़ चल रहे हैं अभी। अगर आबादी बढ़ रही है, हम 5वां बड़ा मुल्क हैं, तो क्या मसला है भैया? ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम करने की, बहुत कम इसको हाईलाइट किया जाता है। आपने कहा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसको थोड़ा सा एक हद और बढ़ा दें कि ये पाकिस्तान के मसलों की, बहुत सारे दूसरे मसलों की जड़ है। तो इटसेल्फ एक मसला है आबादी का बढ़ना, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे ये बहुत सारे मसाइल की जड़ है, जिसमें साफ़ पानी है, जिसमें हेल्थ की सर्विसेज हैं, ग़िज़ाई किल्लत है, माहौलियात है, अर्बन जो हमारी अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ हो रही है वो सब के हिसाब से।
अच्छा, हमारा जो स्टिल बर्थ रेट है वो दुनिया में नंबर 1 है। मतलब इतनी बदनामी का बाइस है कि जो पाकिस्तान में पैदाइश पे के से फौत हुआ हुआ बच्चा पैदा होना, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। मुर्दा बच्चे की पैदाइश 7 लाख बच्चे या अबॉर्शन या स्टिल बर्थ का शिकार हो जाते हैं, 7 लाख। हम हर साल तकरीबन 65 लाख नए बच्चे हर साल ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान में, विच इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी और पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड। हम एक मुल्क ऐड कर रहे हैं सालाना। अब आप मुझे बताएंगे, जो हम सोचने वाले, प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानिंग करने वालों को ये समझ नहीं आती कि अगर 65 लाख बच्चा नया आ गया है तो हमारे पास तो 6 लाख बच्चों का भी हमने स्कूल का इंतजाम नहीं किया, 6 लाख बच्चों के लिए ग़िज़ाई मतलब बंदोबस्त नहीं किया, हमने साफ पानी का और एनवायरनमेंट का कोई ऐसा काम हम नहीं किया जो लाखों की तादाद में हो। तो इसका मतलब ये है कि ये बेहंगम जो बढ़ाव है, इसकी वजह से हमारे तमाम बाकी सेक्टर्स तबाह हो रहे हैं, तमाम सेक्टर तबाह हो रहे हैं। और ये डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों की तादाद कम है, इसका मतलब है ये डेवलपमेंट का इशू है। जो पुअर है ना, वो मेंटली डेवलप नहीं है, वो ये सोच रहा है कि मैं अगर एक बच्चा पैदा और करूंगा ना तो एक और कमाने वाला आएगा। वो खर्चे का नहीं सोचता, क्योंकि ना उसने पढ़ाना है, ना उसने अच्छी खुराक देनी है, ना उसने उसको साफ सुथरा रखना है। उसने तो जहां 6 है वहां 7वां बच्चा आ जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सोचता है कि खेत में भी ये काम करेगा, दुकान पे भी मेरे साथ दिहाड़ी लगाएगा। तो दे टेक द न्यू बॉर्न एज वन हेल्पिंग हैंड। ओल्ड उसमें रह रहे हैं, एशियन डेज में रह रहे हैं, मतलब पुराने जमाने में। राइट नाउ पाकिस्तान ऑलमोस्ट दुनिया में रकबे के हिसाब से शायद 30वें 32वें नंबर पे आते हैं। हमारे पास इतने बड़े जियोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है। हमारी अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.5% आ जाए, जो कि पहले 3% से भी ज्यादा थी कई दहाइयों तक, यानी 2.5% का मतलब ये है कि अगर आपने 3.7% फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई तो आपकी आबादी आपकी ग्रोथ का 2.5% तो खा गई। बाकी आपके पास क्या बचा? बाकी हमारे पास कुछ भी ना बाकी आपके पास 1.5%। 1.5% ग्रोथ के साथ आप अपनी जीडीपी को, आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हम आबादी का एक समंदर पैदा कर रहे हैं। हर साल 40 लाख नए लोग नौकरी के लिए आपकी मार्केट में मौजूद हैं, और आपके पास वो नौकरी देने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा आप हर साल उतनी पॉपुलेशन इंडक्ट कर रहे हैं, और फिर हम इसे कहते हैं खुदा की रहमत है। ठीक है, खुदा की रहमत है, मेरे पे भी खुदा की रहमत है, आप पे भी खुदा की रहमत है। लेकिन फातिमा, इसका लॉन्ग रन हम ये सोचे कि उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे। ये मिसाल दे देना कि जी जमीन में एक दाना बोते हैं और उसमें से 72 उगते हैं, और भाई जमीन तो उतनी है ना, आप जितने मर्जी 72 उगा ले, जमीन का साइज तो नहीं ना बदल रहा। ख्याल में रमजान में अशियाए जरूरत को बेतहाशा महंगा कर देने वालों की क्या सजा होनी चाहिए? सज़ा तो मैं नहीं बता सकता कि सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, बाहर के मुल्कों में कोई उनका त्यौहार आता है या कोई मजहबी आता है तो वो चीज़ें सस्ती करते हैं, और यहाँ पे जो है वो सब महंगी कर देते हैं। मतलब मुस्लिम कंट्री हैं, बजाय इसके कि और वो रमज़ान के और ईदों शबरातों के त्यौहारों में महंगी कर देते हैं चीज़ें। तो सज़ा तो मेरे ख्याल में हर एक को अपनी खुद ही तजवीज़ करनी चाहिए, बज़ाते खुद कि क्या होनी चाहिए सज़ा। अब इसमें यह है कि कोई एक इसमें सज़ा का मुस्तहिक नहीं है, सब भी हैं, इंडिविजुअल पर्सन से लेके, दुकानदार से लेके, हुकूमत से लेके, अपनी अपनी सज़ा खुद ही सब तजवीज़ कर लें कि क्या होनी चाहिए। कि रमज़ान जैसे त्यौहारों में एक चीज़ जो नॉर्मल दिनों में वो है, रमज़ान में ही आके वो डबल कीमत पे बेचते हैं।